चलो प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि अपने पास 3 संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, यानी C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर 3 माइक्रोफैरड। तीनों की धारिता इतनी है तो 3 माइक्रोफैरड है। कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। कौन सा क्रम बच्चों? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब क्या है? ऐसे ही तो जोड़ेंगे उनको। कैसे जोड़ेंगे? ऐसे जोड़ा जाएगा इनको, ठीक। और कह रहा है कि बाबू इस संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो बाबू लोग इसकी तुल्य धारिता क्या दिक्कत है भाई? C1/C is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 हो जाएगा इससे। और कह रहा है कि फिर इन्हीं तीनों को समांतर क्रम में ऐड कर दो। तो समांतर क्रम में जब हम ऐड करेंगे तो भाई समांतर क्रम में ऐड करने पर क्या होगा? देखिए C बराबर C1 plus C2 plus C3 सॉल्व होगा डायरेक्ट। यस सर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा लेंदी है, इसको समझते हम लोग। ये हो जाएगा ना बाबू लोग? सीधा प्रश्न है, आगे देखो। कह रहा है कि 2 संधारित्र हैं और उनकी धारिता समांतर क्रम में 24 है और श्रेणी क्रम में 6। तो अलग अलग बताओ। इसका मतलब ये है, सबसे पहले मान लिया, माना प्रश्न संख्या 24 है ना, माना दोनों संधारित्रों की धारिता, संधारित्रों की धारिता C1 तथा C2 ये हम मान के चल रहे हैं। और अब हम जरा प्रश्न के हिसाब पे आ जाएं तो प्रश्न के हिसाब से ये बात हमको स्पष्ट है कि जब इन दोनों को यानी C1 और C2 को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो समांतर क्रम में जोड़ने पर CP मतलब पैरेलल, ठीक है, बराबर समांतर क्रम में जोड़ने पर इसको हम लोग कितना 24 माइक्रोफैरड, ठीक है। और जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है तो श्रेणी क्रम CS, ठीक है। जब इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तब नेट मान 6 माइक्रोफैरड। तो बताना है कि C1 और C2 का मान कितना है। क्या बताना बच्चों? C1 और C2 का मान, ये हमको बताना, ठीक। चलिए सॉल्व करने का तरीका एकदम सिंपल है। सबसे पहले हम ये बात तो ओपन रूप से समझते हुए चले कि आखिरकार ये दोनों को जोड़ने पर 24 और दोनों को जोड़ने पर 6 मिला कैसे, इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर बाबू लोग हमने दोनों संधारित्रों को श्रेणी में जोड़ा, पहले श्रेणी में जोड़ा समांतर में, समांतर में ना, समांतर क्रम में, जब दोनों को समांतर क्रम में रखा गया उस सिचुएशन में जरा समझते हैं। तो इसका नेट मान कैसे निकाला गया होगा? C बराबर C1 प्लस C2 ना, और यहाँ C का मान कितना दे रखा है? इसको CP लिखो तो अगर, तो ये हो जाएगा 24 माइक्रोफैरड बराबर C1 प्लस C2, यानी दोनों का योगफल मिल गया। यहाँ से इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे बच्चों? समीकरण नंबर 1। उसके बाद श्रेणी क्रम में देखो, श्रेणी क्रम में जब दोनों को श्रेणी क्रम में रखा जाएगा तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे सॉल्व किया गया होगा। और CS का मान कितना? यानी 1/6 बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। अच्छा, इसको सॉल्व करके लिख देते इधर। इसको सॉल्व करोगे तो C1 प्लस C2 बटे C1 वैल्यू पलटोगे तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2। अच्छा, उसका मान पता है ना अपने को? 24। 1/6 बराबर 24 बटे C1 इंटू C2 हो जाएगा। यहाँ से C1 इंटू C2 बराबर 24 गुणे 6 कर दो, हो जाएगा भैया। कोई डाउट? समझ में आ रहा है? ठीक, ये हो गया C1 गुणे C2 का मान। किसका मान हो गया? C1 गुणे C2। जब भी किसी भी राशि का अगर आपको योग पता चल जाए, उनका गुणन पता चल जाए, तो क्या निकालना चाहिए? उनका अंतर निकाल देना चाहिए। अपने को इसका योग पता चल गया, उनका गुणन पता चल गया, क्या निकालेंगे? दोनों का अंतर निकाल देते हैं, ठीक है। अंतर कैसे निकलेगा भाई? हाँ, आपके लिए फॉर्मूला है C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1। अगर आप इसका विस्तार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा फॉर्मूला एक्चुअली यही है, कोई नया फॉर्मूला है नहीं, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं बाबू लोग। C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर C1 प्लस C2 की मतलब वैल्यू कितनी? 24 है ना। C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी? तो इधर 24 का स्क्वायर बनेगा माइनस। परेशान मत होना कि मैं कहीं मात्रक नहीं डाल रहा हूँ, इधर मैंने मात्रक नहीं लिखा 24 के, ठीक है। माइक्रो में है, कोई अलग राशि तो है नहीं, सबके सब धारिताएं ही है। अलग राशि होता तो वो कोई मैटर करता भी, सबके सब सेम है तो कोई दिक्कत है नहीं।
तो इधर हो जाएगा बाबू 24 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे C1 C2 का मान, C1 गुणे C2 का मान क्या भाई ये ठीक। तो ये हो जाएगा 24 गुणे 6 C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर माइनस, यहाँ समझना इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौक 24 और 24 का 24 में तो 24 का स्क्वायर, यानी C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर, तो C1 माइनस C2 बराबर। कोई डाउट? यानी दोनों का अंतर कितना आया? 0 आया। अगर दोनों लोगों का अंतर 0 आया है और योगफल अपने पास कहाँ है? यहाँ पे समीकरण 1, समीकरण 1 पे आ जाओ। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो अगर हम समीकरण 1 और 2 को ऐड करेंगे बच्चों तो जरा ध्यान से समझना, C1 को C1 में ऐड किए, C2 को माइनस C2 में ऐड किए, 0 को 24 में ऐड किए, 24 माइक्रो, C1 बराबर 12 माइक्रो। C1 का मान आ गया। समीकरण 1 या 2 पे चले जाओ जहां आपकी इच्छा हो। तो समीकरण 1 बार सॉरी किसी एक से, तो समीकरण 1 से चले, ठीक है। इधर कितना बचे लो माइक्रो बराबर C1 का मान प्लस C2 बराबर, कितनों को समस्या? कोई डाउट किसी को? हाँ, क्या इसमें समझ में नहीं? पहले बताओ ये वाला फॉर्मूला पहला चैप्टर नहीं पढ़े थे क्या तुम? पहले चैप्टर में मैंने बताया था कि अगर दो राशियों का योग बता रहे तो 2 का गुणन कहीं से जुगाड़ करके निकाल लो, और जब गुणन भी मिल जाए तो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ऐसा करने से हम लोगों को राशियां अलग अलग प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है बाबू, मैंने फॉर्मूला लगाया, C1 प्लस C2 का मान यहाँ समीकरण 1 में मैंने उठा करके रखा, और यहाँ C1 C2 का मान मैंने इधर से निकाल रखा था, वो वैल्यू उठा करके रखा, और यहाँ से जब C1 माइनस C2 निकाला गया तो उसका मान आ गया 0। कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया। अब देखो C1 माइनस C2 बराबर 0, जब C1 माइनस C2 मिल गया, C1 प्लस C2 मिल गया, तो समीकरण 1 और 2 को ऐड करके काम कर लेंगे ना, चाहे घटा करके। क्या चीज ये सबको समझ में आ गया? देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है, ठीक है। इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं तो क्या गलत है इसमें? कोई बात अलग है? माइनस 4ab में प्लस 2ab जोड़ोगे माइनस 2ab ही बनना है, वही तो बनेगा। कोई डाउट? अब जरा देखो इसको इसके साथ शिफ्ट कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस, ये क्या बना? a प्लस बी का माइनस बराबर, यही तो लिखे थे, तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर ही है, कुछ और नहीं। समझ में आ गया भाई? अगला 24 नंबर हो गया। 25 देखो, दो परिवर्ती संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 10 पिकोफैरेड से लेकर के 500 पिकोफैरेड तक बदली जा सकती है। इनको संयोजित करके कम से कम अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं? अपने पास 2 धारिताएं बच्चों, और दोनों की दोनों धारिता बदलती हुई है। परिवर्ती का मतलब लगातार अपने मान को बदल रही है, और बदलने का एक रेंज इन्होंने तय कर रखा है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? 10 पिकोफैरेड से लेकर के 500 पिकोफैरेड तक चेंज हो रही है आपस में। तो कह रहा है इनको कैसे हम संयोजित करें कि एक बार संयोजन करने पर ये कम से कम मान दे, और एक बार संयोजित करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मान दे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि भाई श्रेणी क्रम संयोजन को जब मैंने पढ़ाया था तो हमारी बात साफ साफ मैंने बताया था, श्रेणी क्रम में संयोजित करने से नेट मान कितना मिलता है? कम से कम मिलता है। जो धारिताएं उसमें लगी हैं, जितनी कम उसमें धारिता होगी उससे भी कम आना। इसका मतलब कम से कम मान प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम, वो तो ठीक बात है, ज्यादा से ज्यादा समांतर के लिए, लेकिन उसके किस मान पर श्रेणी क्रम, उसके किस मान पर समांतर क्रम, ये भी तो अभी मुद्दा है ना। जरा देखो, जब धारिता का मान सबसे कम होगा, परिवर्ती है मतलब लगातार बदल रहा है, तो जब धारिता का मान सबसे कम होगा, अगर उस सिचुएशन में हमने श्रेणी क्रम रखा तो और कम मिलेगा।
और जब धारिता का मान सबसे ज़्यादा होगा और अगर उस क्रम में हमने रखा उसको समांतर क्रम में तो और ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए देखते हैं। देखिए जब वो 10 पिको फैरेड पे, कितने पे बच्चों? 10। देखिए प्रश्न संख्या क्या था ये? 26, 25। देखिए 10 पिको फैरेड पर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्राप्त धारिता अधिकतम होगी, सही, कम से। ये बात समझने में कि किसी को कोई डाउट? समझ में आई ये बात? थ्योरी में ही बताया है ना, बात आपको थ्योरी में लिखा चुके हैं, बस यहाँ समझना है। चलो तो जरा देख लेते हैं कितना होगा भाई। तो 1/c बराबर 1/10 प्लस 1/, अरे दोनों का 10 हो रहा है, दोनों 500 से 10 के बीच में चेंज हो रहे हैं। ठीक, 1/c बराबर 2/10, c बराबर पिको फैरेड है। कितना आएगा? कम से कम कितनी धारिता आएगी भाई? 5 पिको फैरेड की। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि अधिक से अधिक, तो देखो अधिक से अधिक तब जब उनको $500 पिको फैरेड पर समांतर क्रम में जोड़ने पर अधिक से अधिक धारिता प्राप्त होगी। तो भाई C बराबर C1 प्लस, तो C बराबर 500 प्लस 500, C बराबर पिको। कोई समस्या? ठीक, डाउट हो रहा है किसी को बेटा? करोगे क्या? अगला देखो भाई 26, अच्छा 26 देखना। 100 माइक्रोफैरेड का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्लेटों के बीच में नया विभवांतर क्या होगा और संचित ऊर्जा में कितने का परिवर्तन? देख लेते हैं। कितने की धारिता है भाई? C बराबर 26 नंबर, C बराबर 100 माइक्रोफैरेड। माइक्रो को चेंज करेंगे तो ये पूरा एक साथ। कितनों को डाउट में? वो एक साथ उतना ही आएगा, समझ पाए? और 400 वोल्ट तक, V बराबर 400 वोल्ट। कह रहा है प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो नया विभवांतर कितना होगा। तो सबसे पहले पुरानी धारिता निकाल लो। पुरानी धारिता कितनी है? 100 पिको फैरेड है ना। ध्यान देना इधर बाबू लोग, प्लेटों के बीच की दूरी खाली आधी की जा रही, उससे चार्ज पर कोई बदलाव आएगा? चार्ज जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा। तो यानी क्योंकि कनेक्शन वगैरह कुछ ऐसा कहा नहीं है प्रश्न में ना कि बैटरी से कनेक्टेड है या फिर उसके बीच परावैद्युत पदार्थ भरे, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर, और प्लेटों के बीच की दूरी अगर तुमने आधी की है तो चार्ज पर कोई प्रभाव कहाँ आना है? धारिता पर और वोल्टेज। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने एक जगह बताया भी था कि प्लेटों के बीच की दूरी आधी करने पर, प्लेटों के बीच की दूरी आधी करने पर नई धारिता कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी बकलोलो। कैसे? पुरानी धारिता एप्सिलॉन नॉट के बटे डी है, हाँ, C बराबर C डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट के D/2 होगा, D/2 होगा, 2 कहाँ जाएगा? तो ये 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट के बटे डी हो जाएगा। ये कौन सी धारिता? पहली धारिता है, तो 2C नहीं हो गया? समझ में आया? ठीक, तो अगर हमने प्लेटों के बीच की दूरी आधी की तो धारिता दोगुनी, और दोगुनी होने का मतलब कितना? अरे बकलोलो 2 × 10⁻⁻⁴ फैरेड। अरे पिको माइक्रो में था भाई, तो चाहे उसको 200 माइक्रोफैरेड लिखो चाहे 200 ऐसे कर लो, कोई डाउट तो नहीं ना उसमें। ठीक है, अब देखो नई धारिता इतनी होगी ना, नया वोल्टेज भी देखना, नया वोल्टेज विभवांतर, अतः
विभवांतर। भाई विभवांतर V डैश बराबर Q बटे C डैश, इसको C डैश से लिख देता हूँ, ठीक। Q बराबर बटे V डैश बराबर C का मान 10 की घाती -4, V का मान बटे C डैश का मान -4 से कैंसिल, ये कितना V डैश बराबर, ठीक। आगे आंसर। अभी कह रहा है कि एनर्जी भी बताओ कि एनर्जी कितनी हो जाएगी। पहली की एनर्जी, अब की एनर्जी निकाल लो, अंतर निकाल लेंगे, ठीक। देख प्रारंभिक ऊर्जा निकाल लेते हैं पहले। तो भाई प्रारंभिक ऊर्जा U1 बराबर हाफ CV², U1 बराबर हाफ, C का मान बच्चे लोग 10 की घाती -4, वोल्टेज V का मान तो 400 का वर्ग मतलब 400 गुणे 400, समझ में आया। 2 दूनी 10 की घाती कितना +4, 10 की घाती कितना +4 है -4, 4 दूनी U1 बराबर, ये प्रारंभिक ऊर्जा। अबे प्रारंभिक, अब अंतिम वाला निकाल देते हैं। अंतिम ऊर्जा देख, अंतिम ऊर्जा तो बबुआ अंतिम ऊर्जा हो जाएगा U2 बराबर हाफ C डैश V डैश का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ठीक। U2 बराबर हाफ C डैश का मान 2 गुणे 10 की घाती -4, V डैश का मान बच्चों 200 है ना, तो 200 का वर्ग मतलब 200 गुणे 200, 2 से 2 कैंसिल, U2 बराबर समझना 10 की घाती 4, इधर पूरा है 0 मिला करके खत्म, 2 दूनी 4। ऊर्जा का अंतर पूछा था ना, अतः ऊर्जा अंतर, ऊर्जा ह्रास या ऊर्जा अंतर, क्या क्या प्रश्न, संचित ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन, U1 माइनस बराबर, कोई डाउट सर? ये सब एकदम सरल प्रश्न है, बिल्कुल दम है नहीं ऐसे प्रश्नों में। ऐसे प्रश्न सीधा पढ़ो, डाटा देखो, फॉर्मूला चिपकाओ, खत्म, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में समस्या हो रही है तो समझ लेना तुम्हारी गंगोत्री है कहाँ, बेटा, ठीक है। प्रश्न संख्या 27, कितना बच्चे लोग 27। चलो देखो 27 कह रहा है 3 संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है। 3 लोग हैं ना, तो C1 C2 C3, C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर माइक्रो। कह रहा है एक वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि संयोजन की तुल्य धारिता 6 हो जाती है। संयोजन की तुल्य माइक्रो, ये बताओ। अच्छा, चित्र द्वारा उनको प्रदर्शित करो और अपने उत्तर का कारण स्पष्ट करो। इसका मतलब ये कह रहा है आपसे कि भैया कैसे ऐसे हो गया, कौन से क्रम में तुमने संयोजित किया था, ठीक है। मतलब संयोजन का कारण पूछ रहा है, चलो चित्र के साथ पूछ रहा है। अच्छा, ऐसे प्रश्नों में तरीका यही है भाई कि हम सोचे बूझे समझे कि प्रश्नों का सलूशन होना कैसे। एक ही तरीका आप इस पे लगा सकते हैं और वो ये है कि हम इस बात पर फोकस करें कि हमारे द्वारा जो भी कैपेसिटर हमको मिला था उनका नेट मान दिए गए धारिताओं से कम है, ज़्यादा है, उनके बीच में। इन्हीं से आपको कुछ आइडिया लग सकता है, बाकी आपको सेट करना पड़ता है ऐसे प्रश्नों में, ठीक है। देखो इधर ध्यान से, सबका मान कितना है? अगर सबको श्रेणी में जोड़ा होता, सबको श्रेणी में जोड़ा होता तो 4 से कम नेट आता, लेकिन ज़्यादा है मतलब श्रेणी बनेगा। समांतर में जोड़ा होता तो 4 से कहीं ज़्यादा आता। 3 लोग हैं, 3 गुना आता, 3 गुने का आधा है। 3 गुने का कितना है? मतलब पहला चीज़ तय हो गया कि ना तो तीनों श्रेणी में ना तो तीनों समांतर में, मतलब मिश्रित में होंगे। और मिश्रित में भी कैसे? कुछ श्रेणी में कुछ समांतर में। अब वही 2 बार चेक कर लो। कैसे? पहले बार में 2 को श्रेणी कर लो, 1 को समांतर कर लो, दूसरे बार में 2 को समांतर 1 को श्रेणी कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो पहले मैं 2 को श्रेणी कर रहा हूँ, ठीक, और 1 को समांतर कर रहा हूँ। देखना ये कितना, ये कितना, उनका नेट निकालोगे
2 श्रेणी है और ये समांतर में 4, कितना आ गया? आ गया आंसर। ठीक, तो ये बाबू 4 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड। आप इन दो का नेट निकालेंगे, 2 आएगा, उसके साथ इसको समांतर में शिफ्ट करोगे तो वो 6 आ जाएगा। समझ में आया? इनको ऐसे करना है, ठीक है? तो ये बस ऐसे सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब मैं अगला वाला खाली समझा के छोड़ूंगा, आप लोग करेंगे उसको। देखो 28 नंबर में कह रहा है हमसे 28 कि भैया 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र, उनको किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य 2 हो जाए। तुल्य कितना करना है? 2। और सबकी तीनों की धारिता कितनी? 3 है ना। तो मतलब C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर 3 माइक्रो, नेट C बराबर 2। क्या समझ में आ रहा भाई? ना खाली श्रेणी होगा ना खाली समांतर होगा। पहले तो ये चीज निर्धारित है। बचा क्या? 2 श्रेणी 1 समांतर, फिर 2 समांतर 1 श्रेणी, ऐसे करना पड़ेगा, है ना। चेक कर लेते हैं भाई। देखो ये 2 श्रेणी हो गए, इसके साथ 1 समांतर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। 3 3 3 3 का आधा आएगा 2/3 यानी 1.5 और 1.5 और इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3, है ना, मतलब 4.5। तो ये ऐसे हो नहीं सकता। इसका मतलब ये है, हाँ 2 श्रेणी सॉरी समांतर और एक, ये है 3, ये है 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड। नेट कितना है भैया इनका? 6 आया। और इसका भैया, अरे इसका आया पूरा 6 और उसका 3, है ना। 1/C बराबर, तो 1/C बराबर 9/18, C बराबर 2 आ गया। मतलब ऐसे ऐड करना है, ठीक है। कोई डाउट? सब एकदम घुसा प्रश्न लगा लो, तुम कर्म लायक नहीं है इस प्रश्न, ठीक। आगे देखो, एक त्रिभुज है, कह रहा है AB के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो। क्या करना है बाबू लोग? AB के मध्य तुल्य धारिता निकालनी है। अब एक बात बताऊं, उसको समझना। अगर आपको कभी भी एक अकेले बंद बॉक्स के लिए, किसके लिए? बंद बॉक्स के लिए कभी भी आपको किसी एक भुजा का तुल्य निकालने के लिए कहे, तो ये बात हमेशा याद रखो, उस बंद बॉक्स में जिस भुजा का तुल्य निकालना है, उस भुजा को छोड़ने के बाद शेष बचे अन्य भुजाओं में जितने संधारित्र होते हैं वो सभी श्रेणी क्रम में होते हैं, और उन सभी का श्रेणी क्रम का रिजल्ट मान जिसके लिए पूछा है, जिसके बीच का पूछा, उसके साथ समांतर में होते हैं। ये सिद्धांत है, ठीक है। ऐसे इनको सॉल्व करना होता है। देखो तो किसके किसके बीच का पूछा भाई? तो AB को छोड़ेंगे, बचा कौन? AC और BC किस क्रम में हो जाएगा? और उसके इसका नेट मान इसके साथ समांतर। देखो भाई फिगर टू फिगर में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। फिगर में थोड़ा ढंग का कर दूँ, BC को नीचे कर देता हूँ, इधर B कर देता हूँ, नहीं A B, ठीक। और ये हो गया C। इधर कितना है? AB के बीच में 2 है, BC के बीच में 3, इधर AB के बीच निकालना है, ठीक। तो ये हो जाएगा बाबू लोग, ये इसको छोड़ने के बाद ये दो आपस में श्रेणी क्रम में ना, ठीक। उनका नेट मान निकालोगे तो 3 श्रेणी में है तो 2 आएगा, और ये था अपना 2, ठीक। और वो आकर के फिगर को चेंज करके ऐसे करेंगे, ये दोनों मिलकर के एक बन गया ना, और उसका फिगर जाकर के ऐसे बन जाना, ये A है ये B है,
और ये कितना आया 2 माइक्रोफैरड। कौन से क्रम में दोनों? नेट कितना आ गया? ठीक, तो सॉल्व कर लीजिएगा, पढ़ेंगे बाकी।